नमस्कार, तुला राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि 30 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक किस किस ग्रह का किस प्रकार से चेंज होगा और ये बिहेवियर पैटर्न यानी कि ये जो ग्रह हैं तुला राशि के साथ कैसा बर्ताव व्यवहार और अच्छा या बुरा करने वाले हैं। बहुत साफ साफ बात सुनने को मिलेगी। पहले आप ग्रहों के समीकरण उनकी राशि समझिए, कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और किस किस तारीख को कहाँ कहाँ जा करके उनका प्रभाव किस किस भाव पर होगा। देखिए, ये तुला राशि है। और पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि ये महिला और पुरुष दोनों के लिए वीडियो होता है। कोई ऐसा नहीं है कि ग्रह ऊपर जो आकाश में बैठे हैं महिलाओं के लिए अलग व्यवहार करेंगे और पुरुषों के लिए अलग, ऐसा नहीं है। ये समान रूप से स्त्री और पुरुष दोनों को इफेक्ट करते हैं। दूसरी बात, ये वीडियो बहुत लोगों की शंका होती है, बार बार सवाल पूछते हैं, अंग्रेजी से देखें, हिंदी से, नाम से। तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये तुला राशि है और तुला लग्न भी अगर किसी का है तो वो भी देख सकता है। लेकिन साफ बात तो यह है कि जिनकी कुंडली में चित्रा नक्षत्र, स्वाति और विशाखा ये नक्षत्र हैं और उनकी तुला राशि है, चंद्रमा 7 नंबर खाने में लिखा हुआ है और जिनकी कुंडली बनी हुई है, बेसिक जानकारी भी है, अगर नहीं है तो ये उपाय है कि चंद्रमा 7 नंबर राशि में होना चाहिए। अब इस ग्रह को समझिए, केतु द्वादश भाव में चल रहे हैं और ये इस तारीख तक रहेंगे, 18 मई। अब ये 29 मार्च की पोजीशन दिखा रहा है। उससे पहले ग्रहण भी होगा, उस दिन भी ग्रहण होगा। आप देख रहे हैं कि उस दिन चंद्रमा और सूर्य ये दोनों तो अमावस्या पर होते हैं और ये 14 मार्च का ग्रहण का सीन होगा, चंद्रमा और सूर्य आमने सामने। लेकिन फिलहाल चर्चा तो हम कर रहे हैं 30 मार्च की, क्योंकि 30 मार्च को ये पांचों ग्रह यहाँ पर विराजमान होंगे। कितने सारे योग बना रहा है तुला राशि के लिए। क्या ये ग्रह समझिए, राहु और शनि का पिशाच योग, राहु और सूर्य का ग्रहण योग, बुध आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग और कई सारे बुधादित्य के साथ साथ शनि और सूर्य पिता पुत्र भी साथ में होंगे। और ये जो है ज्यादा जोर हम इसलिए लगा रहे हैं, यहाँ इस राशि का स्वामी उच्च राशि में बैठा हुआ है और खट्टे मीठे अंगूर जैसे खाता आदमी, कभी मीठा आ गया कभी खट्टा, ऐसे ही ये जो है कभी सूर्य के द्वारा पीड़ित शुक्र और कभी राहु के द्वारा। लेकिन बुध और शुक्र की जो जोड़ी है वो लक्ष्मी नारायण योग बनाती है। ये विश्व प्रसिद्ध सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। अष्टम भाव में आपकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन देखिए क्या है। तीसरे भाव का स्वामी अपने से छठा और छठे भाव का स्वामी अपने से तीसरा। ये राशि है गुरु की, यहां से तृतीय भाव और शत्रु राशि में चला गया। अष्टम भाव को गड्ढा भी बोलते हैं, समुद्र भी है। ये डीप, बहुत गहराई है इसकी, इस भाव की। और ये मनुष्य को मोक्ष भी देता है, धार्मिक आयोजन भी कराता है और दार्शनिक विचार भी बनाता है। ऐसा व्यक्ति गंभीर मुद्रा में डूब जाता है, ईश्वर की खोज में लगा रहता है, ऐसा भी ग्रह बताते हैं। ये किस किस की कुंडली में बैठा होगा वो व्यक्ति अपना अनुमान लगा सकता है। और जिनके अभी बृहस्पति और शनि, बुध, केतु और शुक्र की महादशाएं चल रही हैं इन तुला राशि वालों की, उनके लिए बहुत विशेष महत्व का ये समय है। क्योंकि आप ये देखिए कि 14 मार्च से ये 14 मार्च से जो सूर्य है यहाँ पर आ चुके होंगे जब 14 मार्च होगी। यानी कि 14 मार्च से जब सूर्य का परिवर्तन यहाँ होगा और पंचम स्थान से छठे आ रहे हैं तो 5 ग्रह हो जाएंगे।
5 ग्रह होंगे तो इन 5 ग्रहों का पंचग्रही, 5 ही तत्व हैं संसार में। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच परमेश्वर भी कहा गया है, और पंच तत्व भी है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच परमेश्वर। इनका सबका पांचों का जो एक समीकरण है वो अलग से होगा। 6 ग्रह, ये 6 ग्रह 29 को होंगे, 30 मार्च को चंद्रमा बदल जाएंगे क्योंकि वो अगली राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए ये 6 ग्रहों का संयोग भी मान सकते हैं 29 और 30 को। अब इस मंगल की बात कर रहे हैं। 30 मार्च को ये 6 ग्रह यहाँ पर होंगे, ये 29 मार्च को, तो ये ग्रह 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डेज, यानी कि 2 अप्रैल को जब मंगल ग्रह यहाँ आएंगे, तो ये पहले इसका समीकरण समझिए कि ये भाव कौन सा है, सप्तम का स्वामी ये मंगल, और आपके इनकम हाउस का स्वामी मंगल। इस मंगल का केंद्र में बैठना और नीच राशि में बैठना शास्त्रों में बहुत अच्छा बताया गया है, लेकिन कुछ लोगों की इस बात समझ में नहीं आती। वो बोलते नहीं कि मंगल तो नीच राशि में है। भाई यहाँ बैठना तो अच्छा है क्योंकि दसम भाव है। कोई भी विश्व का आदमी इस बात को नकार नहीं सकता, डिनाई नहीं कर सकता, तर्क नहीं दे सकता कि 10वें अंगार को यस्य स जाता कुल दीपक। 10वां मंगल कुल में दीपक बनाता है मनुष्य को, या वहां कहीं नहीं लिखा कि नीच राशि में, लेकिन ये जो भाव है ये मित्र भाव है। ये मंगल का भाव जो है मित्र भाव है, और यहां से अपने मूल त्रिकोण से चतुर्थ और अपनी राशि से नवम, ये राजयोग का सूचक परिचायक माना जाता है। ये बात अलग है कि यहाँ बैठने के बाद मंगल के स्वभाव, प्रभाव, लक्षण, बिहेवियर पैटर्न, इसका तौर तरीका बदल जाता है क्योंकि ये दृष्टि से काम करता है। कैसी? यहाँ पर दृष्टि हो जाएगी, मित्र दृष्टि है तुला के लिए। और एक बात में, बड़े बड़े जो धुरंधर ज्योतिषी बैठे होंगे इस बात को, इस वीडियो को सुन रहे होंगे, एक्सेप्शनल केस बता रहा हूं पूरे विश्व के अंदर, पुस्तकें उठा करके देख लेना और पढ़ लेना। मंगल की जब महादशा आती है, यह स्थान और ये स्थान मार्केश बताए गए हैं, इनको प्रबल मार्केश कहा गया है संसार में। मैं किसी पर्टिकुलर लगन की बात नहीं करूंगा क्योंकि बात चल रही है फिलहाल तुला राशि, तुला लगन की। लिखा है न भौमो मार्को भवेत, लघु पाराशरी का सिद्धांत है ये, न भौमो मार्को भवेत, कि ऐसी पोजीशन में मंगल ग्रह मारक नहीं होता। इसीलिए कुछ लोगों को ये लगता है कि ये मंगल नीच राशि में तो अच्छा परिणाम नहीं देगा, जबकि इसका उलट है ये सारी बातें। चंद्र से अपने मूल त्रिकोण से चतुर्थ, चंद्र की राशि में, ये मित्र राशि है, यहाँ नीच राशि में मंगल कहा जाता है। अब बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं। शनि यहाँ नीच राशि में होता है, मेष में, लेकिन वही मंगल यहाँ उच्च राशि में कहलाया जाता है। शनि की राशि में मंगल उच्च भाव में है और शनि जो है मंगल की राशि में नीच योग है। चलो, तो मैंने बताया आपको छठे भाव के जो 5 ग्रह हैं, ये आपके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशेष फल दे रहे हैं क्योंकि ये छठा भाव है आपका। ये कंपटीशन भी है, रोग भी है, ये मामा का घर भी है, और लॉन भी है, कर्ज भी है। आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने वाले शनि का जो परिवर्तन और सूर्य का परिवर्तन यहाँ होगा, और इन सबको किसकी बात माननी है? जो ग्रह सबसे ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर कौन है? इसके यहाँ शादी है, मान लिया तुला राशि के, और मालिक यहाँ बैठा है, तो इसकी बात मानी जाएगी। जब आप किसी की शादी में जाते हैं तो जो लड़के का बाप है उसकी बात ज्यादा मानी जाती है। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा। ऐसे करते हैं कि पिता, उसका हुक्म चलता है उसमें, यही शुक्र का हुक्म है क्योंकि तुला राशि का
स्वामी है। और अब हम आते हैं सीधे सीधे द्वादश भाव के केतु के ऊपर। द्वादश भाव का केतु, ये यहाँ पर मंगल बैठ करके 2 अप्रैल तक आपको कष्ट, पीड़ा, चिंता, परेशानी, यात्रा, नेत्र पीड़ा तथा पैरों में कष्ट, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ का आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, 3 चीजों की विशेष रूप से हानि करता है। आपकी एनर्जी, कितनी मेहनत करो उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, धन वेस्ट होगा, यात्रा में समय व्यतीत होगा और व्यर्थ की चक्कर लगाने पड़ेंगे आपको कुछ स्थानों के जहां पर आप अनअवॉइडेबल सिचुएशन में जाना नहीं चाहते। अनवांटेड जगह है, यानी कि आपने सोचा नहीं आपको वहां जाना पड़ेगा। आपकी सिर्फ 10% या 20% रक्षा करने के लिए बृहस्पति यहाँ बैठे हैं। अब ये निर्भर करेगा कि आपकी कुंडली में ये भाव शुभ ग्रह से आक्रांत है या नहीं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या नहीं। अगर ये हाउस शुभ ग्रहों के प्रभाव में नहीं है तो ये इस टाइप के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आपको व्यर्थ की भागदौड़, चिंता, अधिक खर्च, कोई आदमी ठग सकता है आपको, कहीं मोबाइल खो करके आ गए या आपका पर्स गुम हो गया। और ये केतु जो है पैरों में कुछ छोटी मोटी बीमारी, ऑपरेशन तथा ट्यूमर या कोई सिस्ट का ऑपरेशन भी कराता है। ये 2 अप्रैल तक स्थिति इसलिए बनी हुई है कि मंगल की दृष्टि है यहाँ पर। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आंख में मोतिया की शिकायत है, वो अपने माता पिता या अपनी आंखों का ट्रीटमेंट भी कराएंगे, ऐसा भी ग्रह बता रहा है। तो एक ग्रह के इसके यहाँ बैठ करके कई सारे मायने होते हैं। तो जो आदमी जिस टाइप का बिजनेस या व्यापार करता है वही उसी तरह से काम कराता है। कोई आदमी सुनार का काम करता है, कोई साइकिल का पंचर लगाता है, कोई इंडस्ट्री का काम करता है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई ऑफिस में बैठ करके काम करता है। तो जिस तरह की जो माहौल होता है उस तरह से ये प्लस माइनस करके उसको कष्ट देते हैं। मान लिया कोई बॉलर बंदा है, बॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो आंख में चोट लगने का भय, क्योंकि ये जो मंगल है यहाँ नेत्र पीड़ा का कारक भी बना हुआ है। ये सब मैंने बताया आपको। इसके अलावा ये जो 6 ग्रह हैं, इन 6 में से एक ग्रह की जो दृष्टि है वो यहाँ पर भी है। मित्र दृष्टि अष्टम भाव पर आयु वृद्धि का सूचक मानी जाती है, क्योंकि शुक्र की राशि है ये, बृहस्पति यहाँ विराजमान है और बृहस्पति की ही राशि में, इसको बोलते हैं ऑब्लिगेशन, ऑब्लाइज करना। बृहस्पति ये इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनकी राशि में जाकर के जो भी ग्रह जाएगा वो सौम्य स्वभाव से युक्त हो जाएगा। इसलिए ये शनि यहाँ बैठ करके कृतज्ञता व्यक्त करते हैं इस बात की कि हम बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और यहाँ से बैठ करके बृहस्पति को ही देख रहे हैं। ये इनका आपस का परस्पर सहयोग और सकारात्मक दृष्टि का एक नियम है। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो भाग्य स्थान है तुला राशि का, इसका स्वामी बुध है, ये यहाँ नीच राशि में भी है। तो ऐसी स्थिति में जब द्वादश और भाग्य स्थान के स्वामी नीच राशि में आ जाएं और गुरु से दृष्ट ना हो, ये बात अलग है कि ये यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाते हैं, शनि और राहु का पिशाच योग भी बना रहे हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन देखिए कि सब की मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो ये है कि ये आपके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आपको सोचना है, समझना यह है कि इस भाव और द्वादश भाव का स्वामी बुध है, और बुध जब नीच राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो, पापाक्रांत हो, तो गणेश जी की उपासना तुला राशि वालों के लिए गणेश शास्तक स्तोत्र का पाठ करना
गाय को हरा चारा खिलाना और एक छोटा सा हरा वस्त्र अपने पास जरूर रखना, ग्रीन कलर का, चाहे हैंकी हो, रुमाल है, कोई भी वस्त्र है। 12वें भाव पर, अब देखिए काल पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो भाव है ये लॉस का है, नुकसान का है। ये प्रथम भाव है, ये द्वादश। तो इस भाव पर इन सारे के सारे 5 ग्रहों की दृष्टि भी यहाँ होगी, यानी कि कुल मिलाकर के कि 6 ग्रह एट ए टाइम इस भाव पर दृष्टि डालेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और खर्च की संभावना को बढ़ाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।